आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का अगला शीर्षक, जिसका नाम है संप्रेषण के प्रकार, यानी कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं। तो उसके विषय में क्या है, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके प्रकारों के बारे में जान लेते हैं कि संप्रेषण के कितना प्रकार होते हैं। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो संप्रेषण के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में, मतलब इससे आगे वाली क्लास में बताया था कि औपचारिक संप्रेषण क्या है। तो औपचारिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जो संप्रेषण हम किसी शिक्षण संस्थान, ऑफिस या भारतीय संगोष्ठी या कॉलेज में औपचारिक रूप से बातचीत करें। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, औपचारिक संप्रेषण। वहीं अनौपचारिक संप्रेषण हमारा क्या कहलाएगा, जहाँ पर क्या है, हम किसी से अपनी बातचीत कर रहे हैं पर हमारे को कोई ना तो नियम है, ना कानून है, ना कोई प्रतिबंध है। ठीक है, तो वो क्या अनौपचारिकता के रूप से क्या है, हम अपने संप्रेषण को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम परिवार में बातचीत कहते हैं ना कि स्कूल में जाके बिल्कुल जो बात करने का लहजा है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो स्कूल में जो बात की जाती है, जो ऑफिस में जो बात की जाती है, वो औपचारिक रूप को ध्यान में रख कर की जाती है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, हमारा औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। वहीं अनौपचारिक क्या, जब हम परिवार में रहते हैं तो अपने मम्मी पापा से कैसे बात करते हैं, भाई बहन से कैसे बात करते हैं, तो वो हमारी क्या है, सारी चीज़ें अनौपचारिक में आ जाएंगी। ठीक है, अब तो हम इसके प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, संक्षेप में जानते हैं ना कि कार्यात्मक दृष्टिकोण से संप्रेषण की संगठन प्रणाली के आधार पर संप्रेषण को 2 प्रकारों में बांटा गया है। जैसे मैंने आपको बताया, औपचारिक संप्रेषण एवं अनौपचारिक संप्रेषण। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, औपचारिक संप्रेषण के बारे में। तो इसमें क्या है, हम औपचारिक संप्रेषण के जो इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार आते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे, प्लस क्या है, औपचारिक संप्रेषण के जो नेटवर्क है उसके विषय में जानेंगे। इसके साथ ही औपचारिक संप्रेषण के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो अनौपचारिक संप्रेषण है हमारा, वो क्या है, हम दूसरी क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं अपने औपचारिक संप्रेषण यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन पर। औपचारिक संप्रेषण वह माध्यम है जिसमें सभी नियम पहले से बने होते हैं। यह अधिकांशतः मौखिक या लिखित होते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि में किया जाता है। लिखित औपचारिक संप्रेषण में लेटर, ईमेल, फैक्स आदि आते हैं, और मौखिक औपचारिक संप्रेषण में जो हम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या ऑफिस में सीनियर जूनियर से वार्तालाप करते हैं, वो क्या है, आपके औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो औपचारिक संप्रेषण है वो कहाँ किया जाता है, औपचारिक जगहों पर। जैसे हमारा शिक्षण संस्थान हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ऑफिस हो गया, या कोई मीटिंग चल रही है ऑफिस की, या हम कह रहे हैं संगोष्ठी हो गई, है ना, जिसे सेमिनार कहते हैं। तो वहाँ पे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, औपचारिक रूप से। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है कि औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत में कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला आपका संप्रेषण आएगा लंबवत संप्रेषण, दूसरा आपका आएगा क्षैतिज संप्रेषण, और तीसरा आपका है त्रियक संप्रेषण। अब देखिए, लंबवत संप्रेषण से क्या तात्पर्य है, तो लंबवत जो संप्रेषण होता है इसका माध्यम क्या होता है, तो ये इस संप्रेषण में क्या होता है, नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर ये प्रक्रिया चलती है। उदाहरण स्वरूप समझें, जैसे किसी कंपनी में कोई अध्यक्ष है, ठीक है, तो वो अपनी बात को किसके द्वारा कर्मचारियों तक पहुंचाएगा, तो पहले जो अध्यक्ष है वो अपनी बात को पहुंचाएगा जनरल मैनेजर के पास। ठीक है, तो जो जनरल मैनेजर है वो उनकी बात को किसके माध्यम से पहुंचाएगा, विभागीय मैनेजर के माध्यम से। फिर जो विभागीय मैनेजर है फिर वो फॉरमैन के माध्यम से क्या है, कर्मचारियों के पास क्या है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो संप्रेषण चल रहा है वो उच्च पदाधिकारी से क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। यानी कि इसमें जो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है, जो लीड है, या किसी कंपनी का हेड है, वो क्या है, जो उसकी बातचीत है ना, जो उसकी अवधारणा है और कैसे उसे अपनी कंपनी को टेक ओवर करना है, तो वो क्या है, कौन से नियम है, कौन से कानून है, तो वह पहले किसे बताएगा, वो जनरल मैनेजर को ऑर्डर देगा। उसके बाद वो जनरल मैनेजर है वो विभागीय मैनेजर को ऑर्डर देगा। इसके साथ फॉरमैन को वो कहेगा कौन, विभागीय मैनेजर। फिर फॉरमैन जो होता है वो कर्मचारियों को बताता है। तो ये देखिए, सब चीजें क्रमबद्ध तरीके से चल रही है इसमें। तो ये जो संप्रेषण हो रहा है वो लंबवत तरीके से हो रहा है, यानी सीधा संप्रेषण है। अगर हम वही बात करें कि अगर नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका उल्टा कर लेते हैं कि जो कर्मचारी हैं उन्हें कोई दिक्कत है, ठीक है,
तो वो कैसे अपनी बात को जो आप कंपनी का ऑफिस का जो हेड है उसके पास पहुंचाएगा। तो पहले जो कर्मचारी फॉरमैन को बात बताएगा, उसके पास तक बात पहुंचाएगा, फिर जो फॉरमैन है विभागीय मैनेजर को बताएगा, ठीक है। उसके बाद जो विभागीय मैनेजर किसे बताएगा, जनरल मैनेजर को, और जनरल मैनेजर जो इन कर्मचारियों की समस्या है, जो उनके कर्मचारियों की जो मन की बातें हैं वो किसे पहुंचाएगा, अध्यक्ष को, यानी कि ऑफिस के हेड को। तो इसमें क्या होता है, जो लंबवत संप्रेषण होता है उसमें क्रमबद्ध तरीके से संप्रेषण किया जाता है कि अगर कोई उच्च पदाधिकारी है तो वो धीमे धीमे करके जो उससे निम्न उस पे कर्मचारी हैं उनको मैसेज पहुंचाएगा। उससे पहुंचते क्या है, ये जो संप्रेषण है वो आगे बढ़ता है। अब वहीं जो कर्मचारी हैं वो अपने अधिकारी को कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जिस प्रक्रिया का अनुसरण क्या है, अध्यक्ष ने किया है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, ये संप्रेषण क्या है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता है। इतनी बात समझ में आई गई होगी। अब चलते हैं क्षैतिज संप्रेषण की तरफ। तो क्षैतिज संप्रेषण में क्या कहा गया है कि इस संगठन के एक ही स्तर के व्यक्तियों द्वारा किए गए संप्रेषण को क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार की संप्रेषण की व्यवस्था का प्रयोग किसी समस्या के शीघ्र समाधान या निर्णय लेने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो क्षैतिज संप्रेषण है वो एक विभाग के एक जैसे कर्मचारियों को मध्य जो संप्रेषण हो रहा है, यानी वो एक ही डिपार्टमेंट में है और उनके मध्य कोई समस्या आ रही है तो वो एक दूसरे से क्या बातचीत कर रहे हैं, समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। तो ये क्या कहेगा, एक ही समूह में जब संप्रेषण किया जाए, समान समूह में जब संप्रेषण किया जाए तो वो क्षैतिज संप्रेषण कहलाएगा। जैसे क्लास का ही हम उदाहरण ले लेते हैं। अगर बच्चे आपस में कम्युनिकेट करें, अपनी समस्याओं को बताएं, एक दूसरे को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, तो वो क्या कहलाएगा, क्षैतिज संप्रेषण कहलाएगा। वहीं जब क्या कहते हैं, टीचर के मध्य संप्रेषण करे, जो शिक्षक है वो शिक्षक के मध्य में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्षैतिज संप्रेषण कहलाएगा। यानी कि एक समूह में होने वाले संप्रेषण को क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले संप्रेषण पे, तो त्रियक संप्रेषण। अब देखिए ये क्या है, त्रियक संप्रेषण की व्यवस्था में विपरीत स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे से संपर्क करते हैं। इस संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जुड़े व्यक्तियों के मध्य कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इस प्रकार का संप्रेषण अलग अलग विभागों व स्तरों के बीच होता है। इस संप्रेषण के द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कम समय में सरलता से हो जाती है, साथ ही सहचार्य की भावना का भी विकास होता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जब किसी कंपनी का कोई उच्च पदाधिकारी डायरेक्ट कर्मचारियों से बात करे, यानी कि उच्च समूह का कोई व्यक्ति कर्मचारी समूह से बात करे, डायरेक्ट जाके उन्हें मोटिवेट करे कि हमें ऐसे कार्य को आगे बढ़ाना है, तो इससे क्या है, जो कर्मचारी हैं उनके अंदर क्या है, प्रोत्साहन की भावना, एक तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा क्या है, वो उनमें क्या है, एक ललक जगेगी अच्छा काम करने की, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो इस तरह का जो संप्रेषण होता है वो त्रियक संप्रेषण होता है, जब कोई उच्च पदाधिकारी कर्मचारियों से डायरेक्ट बात करता है ना, तो ये कहलाएगा त्रियक संप्रेषण कहलाएगा। लंबवत संप्रेषण में मैंने क्या बताया आपको कि क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि जो उच्च पदाधिकारी है पहले वो किसे बताएगा, जनरल मैनेजर को, फिर जनरल मैनेजर किसे बताएगा, विभागीय मैनेजर को, फिर वो किसे बताएगा, फॉरमैन को, फिर अंत में जाकर जो कर्मचारी हैं उन तक वो ये सूचना पहुंचती है। और इसी क्रम को अगर विपरीत कर दें, कर्मचारियों को कोई परेशानी है, कोई समस्या है या कोई वो सुझाव देना चाहते हैं तो वो अध्यक्ष तक कैसे पहुँचाएंगे, तो वो पहले इन सब व्यक्तियों के पास इन सूचना को पहुँचाएंगे, तब जाके उसकी जो सूचना है, जो संदेश है वो किसके पास जाएगा, अध्यक्ष के पास जाएगा। तो ये लंबवत संप्रेषण है। और क्षैतिज संप्रेषण मैंने क्या बताया, जब एक समूह के में ही संप्रेषण हो रहा हो, कर्मचारी के मध्य ही जब कम्युनिकेशन चल रही हो, एक दूसरे के भावों को वो समझ रहे हों, या कह लें कि एक क्लासरूम में बच्चों के साथ बातचीत करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षैतिज संप्रेषण, यानी कि एक समूह के अंदर जो संप्रेषण हो रहा है। अब एक त्रियक संप्रेषण क्या है, जब उच्च पदाधिकारी क्या है, जो कर्मचारियों से क्या संप्रेषण करे या उन्हें आकर क्या मोटिवेट करे, है ना, उनसे डायरेक्ट आके बात करें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा त्रियक संप्रेषण कहलाएगा।
तो यहाँ पर हमने क्या है, औपचारिक संप्रेषण के इन प्रकारों के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत आपको लंबवत संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण और त्रिभुज संप्रेषण के बारे में क्या संक्षेप में बताया। अब चलते हैं हम कि औपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क, यानी जो औपचारिक संप्रेषण होता है उसके कितने नेटवर्क होते हैं। तो देखिए, औपचारिक संप्रेषण के 6 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला नेटवर्क आता है कि श्रृंखला नेटवर्क। तो इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण किया जाता है। इस संप्रेषण की कार्यगति उच्च होती है। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ये कि जो श्रृंखला में नेटवर्क होता है तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है आपका संदेश भेजने वाला, यानी कि एक आपका संदेश भेजने वाला, दूसरा होता है आपका प्राप्त करने वाला यानी प्राप्तकर्ता। तो सिर्फ इन दोनों के मध्य ही बात रहती है, ठीक है। इसमें 2 व्यक्तियों की ही भूमिका रहती है, तो इसमें क्या है कि गोपनीयता भी बनी रहेगी, प्लस जो बात उन दोनों के बीच में हुई है वो कहीं और जाएगी नहीं। तो इसका ये फायदा है। तो ये क्या आएगी हमारी श्रृंखला नेटवर्क, ठीक है। तारा नेटवर्क से क्या तात्पर्य है कि इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत किसी संस्था में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी संप्रेषण के लिए उच्च अधिकारी से संबद्ध रहते हैं। इस नेटवर्क के अंतर्गत नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, किंतु इसमें कार्य संतुष्टि कम होती है। अब देखिए इसमें क्या बात कही है, जो तारा नेटवर्क होता है तो ये कैसे इसका संचालन होता है। तो जैसे मान लें, जैसे ये मैंने इसमें उदाहरण दिया है, जैसे मान लें ये उच्च अधिकारी है एक्स, ठीक है। तो उच्च अधिकारी जो क्या है एक्स है, तो एक्स क्या करेगा, अपनी जो सी सूचना है वो किसे पहुंचाएगा, ए को, ठीक है, एक व्यक्ति को पहुंचाएगा। अब ए व्यक्ति किसे पहुंचाएगा, सी को, ठीक है, सी किसे पहुंचाएगा, डी को। वहीं एक्स ने जैसे ए को बात कही, वैसे वो क्या है बी व्यक्ति को भी क्या सूचना पहुंचाएगा। तो जो बी व्यक्ति है वो किसे पहुंचाएगा, डी को। तो जो ये प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, ये हमारा कर्मचारी, सॉरी ये है हमारे कौन, उच्च पदाधिकारी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनके जो कर्मचारी हैं उनको ये सूचना पहुंचाई, ठीक। उसके बाद जो ये कर्मचारी हैं इनके अंडर में जो व्यक्ति हैं, है ना, तो उनको इन्होंने सूचना पहुंचाई। तो ये कैसी भूमिका निभा रहे हैं, तारे के समान। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तारा नेटवर्क कहा जाता है। बात समझ में आ रही होगी कि जो तारा नेटवर्क होता है उसमें क्या है, उच्च अधिकारी क्या है अपनी बातों को जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके मध्य पहुंचाता है। तो ये कैसा नेटवर्क बन जाता है, तारा नेटवर्क बन जाता है, यानी कि स्टार नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। अब बात करें वृत्त संप्रेषण नेटवर्क की, तो ये क्या है, तो इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों की स्थिति इस प्रकार होती है कि वे एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। इस संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कार्य संतुष्टि अधिक होती है, गति मंद, नेतृत्व कमजोर होता है। इस नेटवर्क का प्रयोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आदि में किया जाता है। अब देखिए इसमें उदाहरण भी दिया गया है, जो वृत्त संप्रेषण जो नेटवर्क होता है तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मीटिंग हॉल में, है ना। और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। पर देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति उदासीन है तो इससे क्या होगा, जो संप्रेषण चल रहा है उसमें भी क्या है, उदासीनता नजर आएगी। तो उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे ये ए है, ये ए व्यक्ति है, ठीक है। तो इसने अपनी सूचना किसे पहुंचाई, बी को, ठीक। अब ए ने फिर किसे पहुंचाई, सी को, ठीक है। फिर बी ने किसे पहुंचाई, डी को। फिर ऐसे करके जो सूचना है वो विभिन्न व्यक्तियों के पास कैसे पहुंच रही है, एक वृत्त के समान। एक व्यक्ति पहले दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को,
ठीक है। तो ये नेटवर्क क्या है, एक वृत्त का निर्माण करता है, एक गोले का निर्माण करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वृत्त संप्रेषण नेटवर्क कहते हैं। देखिए इसमें जो दोष है वो दोष क्या है कि इसमें नेतृत्व की कमी पाई जाती है, क्योंकि सभी अहम भूमिका में होते हैं। इसमें कोई ये नहीं होता कि कोई उच्च पदाधिकारी है या कोई कर्मचारी है, नहीं, सबकी समान भूमिका होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति उदासीनता दिखा रहा है तो उसमें क्या है, नेतृत्व में कमजोरी आएगी, ठीक है। और जो संप्रेषण हो रहा है वो भी क्या है, उचित प्रकार से नहीं होगा। दूसरा नेटवर्क देखें हम तो सभी मार्ग नेटवर्क। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, सभी मार्ग नेटवर्क के अंतर्गत क्या बात कही गई कि इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बात कर सकता है। इस नेटवर्क में प्रेरणा अधिक होती है किंतु नेतृत्व कमजोर पाया जाता है। क्या बात कही है इसमें, तो सभी मार्ग जो नेटवर्क है इसमें बात ये कही गई है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति से बात कर सकता है, ठीक है। वो चाहे उच्च पद पे हो चाहे किसी भी पद पे हो, उसमें सभी जो व्यक्ति हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बात तो ऐसे भी कहते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, तो इसमें क्या सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ये वो नेटवर्क कहलाएगा। तो देखिए इसमें ये जो व्यक्ति है इसका कम्युनिकेशन किससे हो रहा है, इस व्यक्ति से हो रहा है। वहीं जो ये व्यक्ति है इसका किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, ठीक। दूसरी तरफ क्या है, इसका जो संप्रेषण है वो इससे भी हो रहा है। तो यानी कि जितने भी जो बिंदु हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी बिंदु से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, सभी मार्ग नेटवर्क कहलाएंगे, यानी कि हर किसी से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस संप्रेषण के अंतर्गत किसी को कोई प्रतिबंधितता नहीं होती है, सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को जान सकते हैं और अपने विचारों को क्या है, प्रकट कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सभी मार्ग नेटवर्क कहा गया है। अब देखिए वाई आकार का संप्रेषण। अब इसमें क्या बात कही गई कि इस प्रकार के संप्रेषण को योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिसके कारण इसका प्रभाव कई विभागों पर पड़ता है। यह नेटवर्क अंतर विभागीय स्तर पर प्रचलित होता है। अब देखिए जो वाई आकार का जो नेटवर्क है, जो संप्रेषण है, वो कैसे किया जाता है, संप्रेषण वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है कि हमें कैसे अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचानी है और किस तरीके से इन्हें प्रेजेंट करनी है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपके वाई शेप में आएगा। जैसे इसमें बताया है, पहले अगर ये जो एक्स है, ठीक है, वो क्या है, अपना जो विचार है वो दूसरे व्यक्तियों तक कैसे पहुंचाएगा। पहले वो अपने विचार क्या है, जो समान पद पे हैं उनसे बात कहेगा, ठीक है। फिर जो समान पद पे हैं फिर उसके बाद जो उनके निचले पद पे हैं उनसे बात कहेगा। धीमे धीमे क्या है, ये प्रशासन में फैलती जाएगी। जाहिर सी बात है कि जो ये एक संप्रेषण है वो आपके शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों को दर्शाता है, यानी कि वाई आकार का जो संप्रेषण है वो किसे दर्शाता है, आपके शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों को। जैसे गवर्नमेंट को कोई भी नई योजना निकालनी है, अब वो चाहती हैं कि जनता को इसके बारे में पता चले, तो पहले वो क्या करेंगे, उच्च जो पदाधिकारी हैं उनके पास अपने विचारों को रखेंगे, ठीक है, तो उस तरीके को समझाएंगे। फिर वो जो उच्च पदाधिकारी हैं वो क्या करेंगे, धीमे धीमे जो उनके साथ के हैं, फिर जो उनसे छोटे पद पे हैं तो उन्हें बताते जाएंगे। ऐसे करते ये जो सूचनाएं हैं वो जनता तक पहुंचती हैं। तो ये शेप कैसे ले लेता है, आपके वाई का शेप ले लेता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वाई आकार का संप्रेषण कहते हैं। तो देखिए ये शासन प्रशासन के निर्देशों को दर्शाता है। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा संप्रेषण है जो क्या है, शासन प्रशासन के निर्देशों को दर्शाता है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, वाई आकार का संप्रेषण आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नेटवर्क पर। तो उल्टा भी संप्रेषण। अब देखिए इसमें उल्टा भी संप्रेषण इसमें कहा क्या गया है कि किसी संगठन में जब एक ही स्तर के अधिकारियों तथा अधीनस्थों के मध्य विश्वास का अभाव होता है तब इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इस नेटवर्क का प्रभाव प्रशासन में अधिक होता है। अब देखिए इसका भी जो प्रयोग है वो प्रशासन में देखने को मिलता है। तो इसमें एक बात ये भी कही गई है कि जब संगठन में अगर किसी विभाग में जो अधिकारी हैं और जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, तो अगर उनके मध्य क्या कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो नहीं रहा है तो क्या उनके मध्य विश्वास उत्पन्न होगा, नहीं होगा। तब ऐसे में कौन सा कार्य किया जाए, ऐसे में जो कम्युनिकेशन चलता है वो सिर्फ औपचारिक रूप से चलता है, उनमें विश्वसनीयता नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्या है, ये उल्टा संप्रेषण होता है। कैसे संप्रेषण होगा, उल्टा संप्रेषण होगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बी आकार का संप्रेषण कहते हैं।
तो देखिए इसमें बात क्या कही है कि मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, अब इसे कोई जानकारी दूसरे कर्मचारी तक पहुंचानी है, लेकिन उसे डर ये है कि ये शायद मेरा काम करेगा नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे को भी यही बात बताएगा, फिर तीसरे को भी यही बात बताएगा। तो इससे क्या है, जो इसकी जो श्रृंखला बननी है वो एक बात को 3-4 लोगों को बता रहा है, तो वो कैसा दिखाएगा, आपका उल्टा वी आकार का संप्रेषण को दर्शाएगा। इसमें देखिए विश्वास की कमी पाई जाती है, और वहीं जो वाई आकार का जो संप्रेषण है वो क्या है, वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, और जो उल्टा वी संप्रेषण जो है वो किस लिए किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है जब किसी विभाग में अधिकारियों या अधीनस्थ कर्मचारी में क्या हो, एकता या विश्वास का अभाव हो, तब इस नेटवर्क का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या जाना कि जो औपचारिक नेटवर्क हैं उनके बारे में संक्षेप में चर्चा की। तो इसके अंतर्गत हमने श्रृंखला नेटवर्क क्या होता है, तारा नेटवर्क क्या होता है, वृत्त संप्रेषण नेटवर्क क्या होता है, सभी मार्ग नेटवर्क क्या होता है, वाई आकार का नेटवर्क क्या होता है, उल्टा भी संप्रेषण क्या होता है, इनके बारे में क्या संक्षेप में जाना। अब हम बात करते हैं कि औपचारिक संप्रेषण के क्या लाभ हैं, यानी कि जो संप्रेषण औपचारिक रूप से हम करते हैं तो उसके लाभ क्या हैं। पहला बिंदु देखें, बाधा रहित संप्रेषण औपचारिक संप्रेषण नियम कानून से चलता है, अर्थात यह पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है। इसमें सूचना देने वालों को यह पता होता है कि संदेश को कहां और किस प्रकार भेजना है, जिस कारण से इस संप्रेषण को त्रुटि रहित माना जाता है। तो देखिए इसमें बात ये कही गई है, जो औपचारिक संप्रेषण है तो उसमें हर कार्य कैसे होता है, नियम कानून से होता है। ठीक है, तो इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती, इसमें पहले से ही पता होता है कि हमें अपनी बात को किस व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसलिए क्या है, जो संप्रेषण है वो त्रुटि रहित होता है। दूसरा क्या है, अनुशासन। औपचारिक संप्रेषण के माध्यम से किसी भी संगठन में अनुशासन की भावना में वृद्धि होती है। बिल्कुल, और जब औपचारिक संप्रेषण हो रहा है तो जाहिर सी बात है अनुशासन को होना आवश्यक है। औपचारिक जगह पे जा रहे हैं, औपचारिक संप्रेषण हो रहा है तो इसमें अनुशासन भी तो महत्वपूर्ण होगा। जब कोई ऊंचा पदाधिकारी आता है तो सब उसका सम्मान करते हैं, सब उससे इज्जत देते हैं। ऐसे ही क्लास में जब टीचर आते हैं तो बच्चे उनके सम्मान में खड़े होते हैं, उनकी बात का मान रखते हैं। तो वही बात की गई है कि औपचारिक संप्रेषण में क्या है, अनुशासन को पाया जाता है। अगला बिंदु देखें कि औपचारिक संप्रेषण संगठन के विभिन्न विभागों, विभिन्न कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। और जो औपचारिक संप्रेषण है ये क्या करता है, ये विभिन्न विभागों में उनके कार्यों के मध्य क्या है, समन्वय को स्थापित करता है। उद्देश्य, आदेश, निर्देश आदि के संदर्भ में औपचारिक संप्रेषण अन्य संप्रेषण की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि उद्देश्य, आदेश, निर्देश, यानी कि जो औपचारिक संप्रेषण होता है तो उसका जो उद्देश्य होता है, ठीक है, आदेश निर्देश, तो वो किस तरीके से होंगे, औपचारिक रूप से ही होंगे, प्लस उसमें क्या नियम कानून होंगे, है ना। तो इसमें क्या विश्वसनीयता बनी रहती है। औपचारिक संप्रेषण में जो आपको जिस लक्ष्य से लेकर वो कार्य किया जा रहा है तो उसमें क्या विश्वसनीयता बनी रहती है। ठीक है, अगले बिंदु को देखें तो औपचारिक संप्रेषण में औपचारिक संप्रेषण से संगठन की दक्षता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, जब ऑफिस में या क्लास में या कहीं कह लें औपचारिक कोई संस्थान में औपचारिक संप्रेषण चलेगा, जो सरकार नियम कानून से हो रहे हैं, तो इससे क्या है, संगठन में दक्षता बनी जाती है। हर व्यक्ति अपने कार्य को क्या है, कुशलता से पूरा करना चाहता है। अभिलेखीय रिकॉर्ड, तो इसमें क्या कहा गया कि औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत पत्र, रिपोर्ट आदि को माध्यम बनाया जाता है, जिसे हमेशा स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है और भविष्य में किसी प्रकार के निर्णय में सहायता करता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक संप्रेषण होता है, इसमें सबसे ज्यादा मान्यता होती है आपकी लिखित संप्रेषण की। जितने भी शासनिक प्रशासनिक कार्य होते हैं अगर वो लिखित रूप में हैं तो उनकी मान्यता है। मुंह से कुछ चीज बोल दी जाए, मुंह से तो आजकल हर कोई बोल देता है, पर क्या वो सत्य मानेंगे, नहीं मानेंगे। अगर लिखित रूप में चीज है तो उसकी सत्यता को ही प्रमाणित किया जाएगा, है ना। तो औपचारिक संप्रेषण जो होता है वो लिखित कार्यों पर आधारित होता है, इसमें ऐसे ज्यादा मान्यता दी जाती है मौखिक के अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें ये बात की गई। अब देखिए औपचारिक संप्रेषण की हानियां क्या होती हैं।
हर पहलू के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक पक्ष होगा, दूसरा होगा नकारात्मक। अब देखिए नकारात्मक पक्ष भी देख लेते हैं कि औपचारिक संप्रेषण की से हानियां क्या क्या होती हैं। तो पहला बिंदु जो है कि औपचारिक संप्रेषण अपने नियम विनियमों के कारण काफी कठोर होते हैं। बिल्कुल सही कि जो औपचारिक संप्रेषण होते हैं उनमें क्या है, कठोर अनुशासन पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें क्या अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें वही बात की गई है कि जो औपचारिक संप्रेषण है वो काफ़ी कठोर होते हैं, जिस कारण से कई बार ऐसा देखा गया है कि परिस्थितियों के अनुरूप इन्हें ढाला नहीं जा सकता। बिल्कुल। अगला बिंदु देखें तो औपचारिक संचार के स्तर अधिक होता है, जिसके कारण यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी मानी जाती है, जिससे समय व धन की बर्बादी होती है। जैसे कि वर्तमान में देखा भी जाता है, जो औपचारिक जो कार्य होते हैं, जो सरकारी जो कार्य होते हैं वो काफ़ी धीमी गति से चलते हैं। तो इसमें यही बात की गई है, जो औपचारिक कार्य होते हैं वो काफ़ी धीमी गति से चलते हैं, जिससे क्या समय और धन की बर्बादी होती है। औपचारिक संप्रेषण में कई स्तर होने के कारण निर्णय लेने में विलम्ब होता है। बिल्कुल सही। जब कार्य औपचारिक रूप से हो रहा है, एक कार्य को करने के लिए क्या है, आपको कई पदाधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। अगर एक उच्च अधिकारी मान भी गया, वो दूसरा नहीं मानेगा, तो तीसरा, अगर वो भी मानेगा तो तीसरा नहीं मानेगा। इससे क्या होता है, एक तो वो कार्य अटका रहता है। ठीक है, इससे क्या समस्या का समाधान उचित समय पर नहीं निकल पाता और लोगों में क्या है, जो उनके प्रति विश्वास होता है वो भी कम होने लगता है। अगला बिंदु देखें तो औपचारिकता पर अधिक बल दिए जाने के कारण मानवीय संबंधों में एक निराशा देखी जा सकती है, अर्थात एक ही संगठन में सौहार्द की कमी देखी जा सकती है। बिल्कुल। इसमें बात क्या कही गई है, जब आप किसी औपचारिक जगह पर कार्य कर रहे हो, आपका शिक्षण संस्थान हो गया, आपका ऑफिस हो गया या शासन प्रशासन का कोई विभाग हो गया, तो उसमें हर कार्य औपचारिक रूप से किया जाता है। तो देखिए उसमें मानवीय मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता। उसमें जो नियम है उन्हीं नियम के आधार पर कार्य करना है। अगर कोई गलती पाई गई तो आपको दंड भी मिलेगा, ये बात इसमें कहेगी। जिसके कारण क्या होता है, एक ही विभाग में क्या है, जो सौहार्दपूर्ण जो व्यवहार होना चाहिए उसकी कमी देखी जाती है। ठीक। अगला बिंदु देखें, इसमें उच्च स्तर के अधिकारियों को निचले स्तर के कर्मचारियों पर हावी होते हुए देखा जाता है। बिल्कुल सही। ये तो हम देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे। और थोड़ा किसी व्यक्ति को पद मिल जाए तो वो किसे सताता है, जो निम्न दर्जे पर जो व्यक्ति है उसे ही तो सताएगा। बराबर प्रणाली से तो वो सता नहीं पाएगा, तो वो अपना जो कहते हैं ना प्रभुत्व किस पे दिखाएगा, तो जो निचले कर्मचारी होते हैं ना तो उन पे वो अपनी दादागिरी दिखाता है। तो इससे क्या होता है, उन जो कर्मचारी हैं उनका क्या है, मानसिक और शारीरिक शोषण दोनों को पाया जाता है। तो औपचारिक संप्रेषण की एक बहुत बड़ी कमी ये भी है। अगला बिंदु देखें कि पहल का अभाव। संगठन में औपचारिक संप्रेषण को सर्वोत्तम संप्रेषण माना जाता है, जिस कारण से वह ना तो नए विकल्प को तलाशते हैं और ना ही रचनात्मक विचारों को अपनाते हैं। यानी कि जो बातें पहले से लिखी हैं, जो नियम कानून बने हैं, सिर्फ उसी पर चले जा रहे हैं। ये नहीं कि कुछ अच्छे नियम बनाए जाएं, जिससे क्या है, जो निम्न कर्मचारी हैं, मतलब जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनसे निचले स्तर पर हैं, तो उनके विकास के लिए कोई बात की जाए। ऐसा नहीं करते ये लोग। क्यों नहीं करते, फिर ये अपना प्रभुत्व किस पे जमाएंगे। तो ये भी देखा गया है कि औपचारिक संप्रेषण को अच्छी तरह से बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, पर जो उच्च पदाधिकारी होते हैं वो ऐसा करना उचित नहीं समझते। तो ये देखिए, ये हानियाँ हैं इसकी। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या है, हमने औपचारिक संप्रेषण क्या होता है, औपचारिक संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना, प्लस औपचारिक संप्रेषण के कितने नेटवर्क होते हैं ये भी आपको बताया। इसके साथ ही औपचारिक संप्रेषण के लाभ और हानि दोनों के बारे में क्या है, संक्षेप में चर्चा की। तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे अपने अनौपचारिक संप्रेषण के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में अनौपचारिक संप्रेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।